पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें देखी थी। आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कौन सी गतिविधियां, किस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, वो हम देखते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग एट वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वर्धा की जो मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1942 में ये लिया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अपने किसी एनुअल सेशन में नहीं लिया गया, वर्धा में उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। और इसमें तय किया गया था कि गांधी के लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कांग्रेस लॉन्च करेगी। और जिसके पीछे का कारण यह था कि जो अगस्त प्रस्ताव था और फिर उसके बाद क्रिप्स ऑफर है, ये दोनों कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। ठीक है। दूसरी बात, गांधी कॉल्ड फॉर डू और डाई। गांधी ने अपना भाषण दिया था ग्वालियर टेक मैदान में और अपने अनुयायियों से, और ये जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे उनको कहा था डू और डाई, करो या मरो। ठीक है। यानी पहली बार गांधी ने इस प्रकार की एक स्लोगन दिया जिसमें एक प्रकार से हिंसा की छूट दिखाई दे रही थी स्टेटमेंट में। तो नॉन वायलेंट गांधी इस आंदोलन में वायलेंस की फिक्र करते हुए दिखाई नहीं देते। और डू और डाई का मतलब होता है बी योर ओन लीडर, क्योंकि गांधी को मालूम था हम आंदोलन लॉन्च करेंगे तो ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करेगी और जब ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे तो कोई लीडर बचेगा नहीं। इसीलिए गांधी ने कहा था कि अपना लीडर आपको खुद बनना है और आपको भारत की आजादी के लिए जिस प्रकार से आपको उचित लगे उस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसलिए वही भी हुआ। गांधी को और बाकी लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण कोई बड़े लीडर बचे नहीं थे और लोगों को अपने हिसाब से अपने खुद की लीडरशिप में काम करना था। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट का जो नेचर है वो स्पॉन्टेनियस नेचर हो गया था। उस स्पॉन्टेनियस माने स्वेच्छाचारी चरित्र। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी जो इच्छा हो रही थी इस आंदोलन में वो कर रहा था। ये 1857 के बाद 1857 का जो विद्रोह था उसके जैसा ही ये पूरा आंदोलन हो गया था। 1857 के विद्रोह में भी अनेक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस विद्रोह में भाग ले रहा था। उसी प्रकार यहां पर भी अपने अपने तरीके से लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। कोई रेल की पटरियां उखाड़ रहा था, कोई पोस्ट ऑफिस जला रहा था, कोई पुलिस थाना जला रहा था, कोई पुलिस वालों को मार रहा था। ठीक है। कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी चला रहा था, कोई खुलकर के सामने प्रदर्शन कर रहा था। तो इसमें हर व्यक्ति अपने अपने थे। कोई एक यूनाइटेड और प्रिपेयर्ड कोई प्लान नहीं था जिसको हर एक व्यक्ति फॉलो करेगा। ठीक वैसा ही जैसा इसके पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ था, उसमें एक प्रोग्राम था, प्रॉपर एक प्रोग्राम था जिसको फॉलो करना था। इसमें कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था, जिसको जो ठीक लगे वो उस प्रकार से इस आंदोलन में भाग ले। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि इस मूवमेंट का जो चरित्र है वो स्पॉन्टेनियस स्वेच्छाचारी चरित्र है। ठीक है। स्वतः स्फूर्त माने हर व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से काम कर रहा था। ठीक है। पीपल टुक पार्ट एक्टिवली, लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में जो है वो भाग लिया। आफ्टर अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स, महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी, रफली 1 लाख से के आसपास लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। एंड ब्रूटल सप्रेशन, इसके अलावा आंदोलनकारियों पर बुरी तरीके से उस आंदोलन को दबाने और कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें लाठीचार्ज किया गया था, फायरिंग किया गया था, लोगों को डंडे से पीटा गया था, आंसू गैस छोड़े गए थे। ऐसे तमाम गतिविधियां जिसके कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कुल मिला के जब सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार दमनकारी नीति अपनाने लगी। इसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू किए गए। अंडरग्राउंड माने छुप छुप करके कार्य किया जाएगा। वास्तव में जमीन के भीतर जाकर के काम नहीं करना, छुप छुप के काम करना, अंडरग्राउंड तरीके से काम करना। क्योंकि हम सामने आएंगे तो या तो हमें भी जेल में डाला जाएगा या मारपीट करके हमें, ठीक है, भगाया जाएगा। इसलिए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरुआत किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई 1939 में एक पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस के भीतर। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा जो स्थानीय छोटे छोटे अनुशीलन समिति है और ऐसे कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे हर प्रांत में, मद्रास में अलग, बम्बई में अलग, तो सब जगह
इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो है वो चलाया जा रहा, छुप छुप के इस आंदोलन में कार्य किए जा रहे थे। इसमें जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, महत्वपूर्ण कुछ नेता क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उभरे, जब उस समय के महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो ये लोग एकदम नौसिखिए थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के माध्यम से आंदोलन की एनर्जी बनाई रखी, और बाद में ये एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। इनमें से कौन थे महत्वपूर्ण? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, ऊषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी इत्यादि। ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। और बाद में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे ने समाजवादी पार्टी की स्थापना आजाद भारत में इन्होंने की भी है। ठीक है, तो ये ज्यादातर समाजवादी लोग थे जो ये सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स, इसके अलावा कुछ जगहों पर यह मान लिया गया था कि यह आंदोलन सफल होना है और हम आजाद होंगे ही, इसलिए उन्होंने पहले से अपने अपने जगहों पर एक सरकार की स्थापना कर ली थी, एक राज्य बना लिया था, अपने आप को एक सरकार डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने अपने बैंक एस्टैब्लिश कर लिए थे, उन्होंने अपने अस्पताल, अपने न्यायालय और एक फ्री कंट्री की तरह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसको कहा जाता था पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट कब कहते हैं? ऑलरेडी जब एक स्थापित सरकार हो और उस सरकार की सारी मान्यता को ठुकरा करके उसके पैरेलल आप दूसरा वैसा ही काम करने लगे जैसा सरकार करती है, सड़क बनाने लगे, अस्पताल बनाने लगे, शासन करने लगे, नोट जारी करने लगे, तो उसको पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में 4 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई और इन पैरेलल गवर्नमेंट्स के द्वारा वही सब काम किए गए जो सरकार करती है। कई जगह पर बाढ़ आए हुए थे तो बाढ़ में इन्होंने मदद किया, बैंकों की स्थापना की, न्यायालयों की स्थापना की, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, सड़कें बनवाई, वो तमाम गतिविधियां इन्होंने किया जो सरकार करती है। ठीक है, ऐसी महत्वपूर्ण 4 सरकारें थी। बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश के इलाके को उन्होंने माना था कि हम आजाद हो गए और उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की थी, और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस काम को करने वाले चीतू पांडे, CHITU, चीतू पांडे। दूसरा, वेस्ट बंगाल में तामलुक एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर ताम्रलिप्त जातीय सरकार, अपनी सरकार का नाम भी दिया था उन्होंने, ताम्रलिप्त जातीय सरकार नामक नाम उसको दिया गया था तामलुक वेस्ट बंगाल में। और इस सरकार को स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सतीश चंद्र सामंत और सुशील कुमार धारा, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने अपना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, इसका नाम था विद्युत वाहिनी, और ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करते थे। और इन्होंने एक क्रांतिकारी अखबार भी निकाला था, इसका नाम था विप्लवी। विप्लवी का मतलब क्रांतिकारी। ठीक है, तीसरी सरकार थी सतारा महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना की थी वाई.डी. चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। बाद में ये वाई.डी. चौहान आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। ठीक है, तालचेर, उड़ीसा के तालचेर में लक्ष्मण नायक नामक व्यक्ति द्वारा, तो कुल मिला के क्विट इंडिया मूवमेंट में इन 4 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां, जिसमें से जो 2 महत्वपूर्ण है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स है क्विट इंडिया मूवमेंट के। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस आंदोलन के प्रति? एज यूजुअल उसका कड़ा रुख रहा, आंदोलन को ब्रूटली तरीके से, वायलेंट तरीके से दबाया गया, लोगों को लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए, लाठी से पीटा गया, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनको गिरफ्तार किए गए। ठीक है, ये तमाम गतिविधियां इस आंदोलन में सरकार की तरफ से की गई। नेक्स्ट डे माने 8 मार्च को अनाउंस हुआ है, 8 अगस्त को अनाउंस हुआ है कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और 9 अगस्त से गिरफ्तारी शुरू हो गई। ठीक है, और मैक्सिमम गिरफ्तारी 9 अगस्त को हो गई और बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मेनी इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी सहित जवाहरलाल नेहरू, पटेल, जितने भी महत्वपूर्ण नेता, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी को आगा खान पैलेस, पुणे में एक जगह है आगा खान पैलेस, वहां पर गांधी को नजरबंद करके रख दिया गया। ठीक है, फिर गांधी को 1944 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण रिहा किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लाठीचार्ज, टीयर गैस, फायरिंग, ये तमाम गतिविधियों सरकार के द्वारा की जा रही थी। ऑपरेशन थंडरबोल्ट बाय रॉयल एयरफोर्स,
ब्रिटिश सरकार की जो एयरफोर्स थी भारत में उसको रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था, और उसकी आर्मी को रॉयल इंडियन आर्मी कहा जाता था, और उसकी नेवी को रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। ठीक है, तो रॉयल एयरफोर्स ने हवाई जहाज से कुछ बम इत्यादि गिराए थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट नामक ऑपरेशन चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, इलीगल घोषित कर दिया था, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी अब कांग्रेस कोई भी गतिविधि करेगी उसको पॉलिटिकल नहीं माना जाएगा और उसके लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न प्रकार के अखबारों में और विभिन्न प्रकार के जो संगठन थे भारत में उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ब्रिटिश रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस, और अंग्रेज लगातार तुरंत भारत को आजादी देने के लिए मना करते रहे। उनका कहना था कि पहले युद्ध खत्म हो जाने दो फिर विचार करेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण रिस्पांस गवर्नमेंट की ओर से। आउटकम्स, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या परिणाम निकले? परिणाम तो असफल रहा, स्वाभाविक बात है। 1945 तक ये धीरे बाने चलता रहा और अल्टीमेटली 1945 में ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि अभी हम आपको आजादी नहीं देंगे, लेकिन देंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपने लक्ष्य को, क्योंकि इनका कहना था द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हमको कुछ देंगे, अंग्रेज हमें देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जिस उद्देश्य से आंदोलन चलाया गया उसमें ये असफल रहा, लेकिन इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आउटकम क्या होगा? वायलेंट सपरेशन ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन को बुरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने कुचला, दबाया। न्यू लीडरशिप इमर्ज, जब सारे महत्वपूर्ण लीडर उस समय के जेल में गिरफ्तार कर दिए गए तब नए लोग आए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, ये तमाम, और बाद में चल के ये एक नए नेता के रूप में भारत में काम करेंगे। ठीक है, सोड अ ग्रेट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ब्रिटिश, इस आंदोलन में अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा असहयोग किया गया, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बगावत किया गया। तो एक भारत में मिलजुल करके एक बड़े मात्रा में प्रतिरोध का प्रदर्शन इस आंदोलन द्वारा किया गया। पीपल बिकम्स देयर ओन लीडर, क्योंकि सारे लीडर गिरफ्तार थे तो लोगों को अपना लीडर खुद बनने का यहां पर मौका मिला, और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ नए लीडर्स जो है वो उभर करके आए। एस्टीमेट, यदि हम इसका आकलन करें, एनालिसिस, विश्लेषण करें इस आंदोलन का, तो कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर आती हैं। जैसे पहला, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इस आंदोलन में ज्यादातर जो लोगों ने भाग लिया वो नॉर्थ इंडिया के थे। साउथ इंडिया में इस आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। तो अगर आपको पूछा जाए कि विद्रोह की कमी क्या थी, तो आप कमी में इसका उल्टा लिख देना कि साउथ इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, या पार्टिसिपेशन किया था बहुत कम था। ठीक है, दूसरा, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स द बैकबोन, स्टूडेंट वर्कर्स ने तो बढ़ चढ़ के भाग लिया था, पीजेंट्स ने भी भाग लिया था, लेकिन बिजनेस क्लास का सपोर्ट उतना ज्यादा इस आंदोलन में नहीं था। द एलिमेंट्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी वाज हायर, स्वतः स्फूर्त था ये आंदोलन। ठीक है, इसमें कोई लीडरशिप नहीं थी। कॉमन पीपल शोड हीरोइज्म एंड मिलिटेंसी, अब चूंकि सारे नेता अंदर हैं, कॉमन लोगों को अपने अपने तरीके से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपना हीरोइज्म और अपनी मिलिटेंसी, लड़ाकूपन इत्यादि का प्रदर्शन करने में वो लोग सफल रहे। प्रोवाइडेड अ मैसेज टू ब्रिटिश अथॉरिटीज दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इन इंडिया विदाउट देयर विशेस, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह पता चल गया कि भारतीयों की मर्जी के बिना भारत में शासन करना संभव नहीं है। गांधी इमर्ज्ड एज एन अनपैरेलल्ड लीडर, गांधी एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे कि उनके समान कोई दूसरा नेता नहीं था, अनपैरेलल। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग, अच्छा इस आंदोलन में लिमिटेशंस लिखना हो आपको तो आप यही लिखेंगे कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं था, बिजनेस क्लास ने बहुत सपोर्ट नहीं किया था, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, सिविल सर्वेंट्स, इन सारे लोगों ने टेक पार्ट नहीं किया था, जो कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नोट देखते हैं। 8 अगस्त 2020, अब 1942 में शुरू हुआ था आंदोलन और 8 अगस्त 2020 को 78 इयर्स पूरे हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने डू एंड डाई की जगह, मतलब करो या मरो की जगह एक नया नारा दिया, और वो नारा था करेंगे और करके रहेंगे। जिस प्रकार डू एंड डाई का उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाना, करेंगे और करके रहेंगे इस नारे का उद्देश्य था टू अचीव अ गोल ऑफ न्यू इंडिया बाय 2022, 2022 तक नए भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक वही मैदान है जहां से गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का भाषण जो है वो दिया था बॉम्बे में। तो इस मैदान को आज के समय में अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। अब चूंकि आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए
जहां से अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान से, उसका नाम बदल करके अब अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है। अरुणा आसफ अली एक लेडी थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया नहीं कहते, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कोई नहीं है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वयोवृद्ध महिला वो है अरुणा आसफ अली। बुजुर्ग थी लेकिन फिर भी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। होइस्टेड इंडियन फ्लैग एट जीटीएम, जीटीएम में ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था इस आंदोलन के दौरान। द स्लोगन क्विट इंडिया, क्विट इंडिया ये जो स्लोगन था, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में लोग तख्ती लेके यहाँ वहां भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा देते थे, तो ये नारा किसने तैयार किया था? यूसुफ मेहरैली नामक एक व्यक्ति ने ये नारा को दिया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया। ठीक है, जिसको पॉपुलराइज किया था लाला लाजपत राय ने। सी राजगोपालाचारी मद्रास के बहुत इंपॉर्टेंट नेता, ये भारत को पूर्ण आजादी के पक्ष में नहीं थे। इनका कहना था हमें डोमिनियन ही ठीक है, हम अंग्रेजों के अंडर ही ठीक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण आजादी का विरोध किया था और इसलिए कांग्रेस जो पूर्ण आजादी का समर्थन कर रही थी, तो कांग्रेस से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। देयर वर नो कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक अच्छा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम और जात पात को लेकर के लड़ाई जो है इस आंदोलन के दौरान थोड़ी मोड़ी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस इस आंदोलन के दौरान नहीं हुआ। हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने 3 बड़े आंदोलन भारत में लॉन्च किए थे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन इन तीनों आंदोलनों में जो शुरू के 2 आंदोलन थे उनकी तुलना में क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे डिफरेंट था देखते हैं। पास थ्रू कांग्रेस वर्किंग कमेटी। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम इन दोनों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नहीं, कांग्रेस के एनुअल सेशन से पारित किया गया था कि हम ये आंदोलन करेंगे। ठीक, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नागपुर सेशन 1920 में कांग्रेस ने कहा था कि हम ये आंदोलन करेंगे, उसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम को लाहौर सेशन 1929 में कहा गया था कि हम ये आंदोलन करेंगे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कोई एनुअल सेशन नहीं हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई वर्धा में और वहीं से इस आंदोलन को चालू कर दिया गया। पहली बात। दूसरी, स्पॉन्टेनिटी एलिमेंट्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक प्लान्ड मूवमेंट थे जिसमें महत्वपूर्ण नेता थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सारी बातें स्पष्ट थी। स्पॉन्टेनिटी नहीं था, यानी उसमें स्वतः स्फूर्त नहीं थे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे नेता गिरफ्तार हो गए तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करने लगा, तो ये जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियस था, यानी नॉट प्रॉपर्ली प्लान्ड। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट सून बिकेम लीडरलेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम में भी नेता गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सारे लीडरों को अरेस्ट नहीं कर लिया गया था, कुछ ना कुछ लीडर बचे हुए थे। ठीक है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी वगैरह गिरफ्तार हो गए, लेकिन सरोजिनी नायडू एक नेता के रूप में बची हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लीडरलेस हो चुका था क्विट इंडिया मूवमेंट, जबकि इसके पहले वाले आंदोलन कंप्लीटली लीडरलेस नहीं थे। गांधी नॉट प्रीच्ड फॉर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। इसके पहले के दोनों आंदोलन में गांधी जी बड़े बड़े निर्देश देते थे लोगों को, असहयोग हम करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, सत्याग्रह के साथ करेंगे, ये तमाम भाषण गांधी जी। इस आंदोलन में गांधी ने इन सब चीजों की भाषणबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा डू एंड डाई, करो और मरो, माने हिंसा भी अलाउड है। ये पहली बार गांधी की तरफ से एक अस्पष्ट शब्दों में इनडायरेक्टली इशारा था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज एंड पैरेलल गवर्नमेंट्स। इसके पहले के आंदोलनों में कहीं पर भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी और पैरेलल गवर्नमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन में हुआ। इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडरशिप। इसके पहले के दोनों आंदोलन में जो लीडर ऑलरेडी थे वही लीडर थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग नए लीडर के रूप में उभरे, जैसे जयप्रकाश नारायण इत्यादि। वायलेंस स्टिल, हिंसा हुई इस आंदोलन में, वायलेंस स्टिल कंटिन्यू। इसके बावजूद यह आंदोलन जो है वो जारी रहा। असहयोग आंदोलन में थोड़ी सी हिंसा हुई, गांधी ने वापस ले लिया। इसमें तो भारी हिंसा हुई, रेल की पटरियां उखाड़े गए, अंग्रेजों को मारा गया, ठीक है, पुलिस थाने में आग लगाई गई, तमाम हिंसा हुई। इसके बावजूद गांधी ने आंदोलन वापस लेने की बात नहीं की, आंदोलन चलता रहा। ठीक है, गांधी हैड लिटिल कंट्रोल ओवर द मासेस। जनता के ऊपर गांधी का नियंत्रण इस बार बहुत कम था। इसके पहले सारे आंदोलनों में
गांधी की एक आवाज में आंदोलन होता था, एक आवाज में आंदोलन वापस हो जाता था, अर्थात गांधी का जनता पर कंट्रोल था। लेकिन इस आंदोलन में गांधी का जनता पर कंट्रोल नहीं था। उसके पीछे हम और भी कई कारण हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन में जनता पर गांधी का कंट्रोल इसलिए नहीं था, एक तो गांधी गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, दूसरा उस समय सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर्स की संख्या ज्यादा थी और सुभाष चंद्र बोस उस समय सिंगापुर और जापान में रह करके जापान और जर्मनी का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज नामक संगठन बनाई थी और पूरे भारत में युवा लोग जो है वो गांधी की फिलॉसफी को छोड़ चुके थे और सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे। तो गांधी को मालूम भी था कि अगर मैं बोलूंगा आंदोलन को बंद कर दो, खत्म कर दो, ये ना करो, वो ना करो, तो मानने वाला भी नहीं था। इसलिए गांधी ने तय किया कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं, अपनी इज्जत कौन खराब करे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, लोग जैसा कर रहे हैं करने दो, ठीक है। ऊपर से नाम हो गया कि गांधी ने कहा डू एंड डाई, तो ये तमाम बातें आपको समझनी है, ठीक है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि इसके पहले वाले आंदोलनों को इन सबका सपोर्ट मिलता था, इसमें इनका सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। अम्बेडकर ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि अम्बेडकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में लेबर मिनिस्टर थे। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 12 में से 8 भारतीय लोग लिए गए थे, उनमें से एक B.R. अम्बेडकर थे और B.R. अम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था, श्रम मंत्री। इसलिए अम्बेडकर ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, साथ नहीं दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसलिए साथ नहीं दिया था, इसमें पाकिस्तान की बात नहीं थी। हिंदू महासभा ने इसलिए इसका साथ नहीं दिया कि हिंदू महासभा को लगा कि क्रांति से आजादी नहीं मिलने वाली, हिंसा से आजादी मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो भक्ति है वो रूस के प्रति थी और रूस ब्रिटेन के साथ था, ठीक है। तो इसलिए अपने अपने कारणों से लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं दिया। अदर पैरेलल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, अब भारत छोड़ो आंदोलन में तो 9 अगस्त को ये सारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में पैरेलल समानांतर कई प्रकार की एक्टिविटीज साथ साथ चल रही थी। तो कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? गांधी स्टार्टेड फास्ट अगेंस्ट वायलेंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी वो जेल में थे और वहीं से उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार जो हिंसा कर रही थी इस आंदोलन को दबाने के लिए, उसके विरोध में गांधी जी ने फास्ट रखा फरवरी 1943 में। ऑन मार्च 23, 1943, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग को भी मौका मिला और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस सेलिब्रेट किया और उन्होंने पक्का मन बना लिया कि पाकिस्तान लेके ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने एक आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। उसकी भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, देश के बाहर भी और कुछ उससे प्रेरित होकर के देश के अंदर भी। देश के अंदर जो गतिविधि हुई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि ये थी, इंडियन रॉयल नेवी, ब्रिटिश सरकार की जो नौसेना थी भारत में उसको बोला जाता था इंडियन रॉयल नेवी। इसमें काम करने वाले भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने के लिए विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम आगे यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। फेमाइन इन बंगाल अप्रैल 1943, अप्रैल 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने का जो सारा ध्यान है, क्योंकि वो कहां था, वो तो युद्ध के समय युद्ध की तरफ था, ठीक है। तो इस अकाल ने भी ब्रिटिश सरकार की बड़ी आलोचना की और अमर्त्य सेन ने बाद में लिखा है कि ये जो अकाल पड़ा था बंगाल में, जिसमें 30 लाख लोग जो है मारे गए थे भूख के कारण, तो ये अनाज की कमी के कारण नहीं मारे गए थे, बल्कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, अनाज का भंडारण पर्याप्त मात्रा में था, ठीक है। इन सब बातों ने भी लोगों के मन में जो है गुस्सा भरा और 1945 आते आते तक ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि भारत को हम जल्द से जल्द आजादी दे देंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, अब हम यहां देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी उसकी पृष्ठभूमि और वो कैसे शुरू हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी, बाद में इसी को हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एन आर्म्ड फोर्स फॉर्म्ड बाय इंडियन कोलैबोरेशनिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस एंड इंपीरियल जापान इन अगस्त 1942 इन साउथ ईस्ट एशिया, आई सिंगापुर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, भारत की एक लड़ाकू सेना थी
जिसे साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले विभिन्न भारतीय, जिनका लीडरशिप किया था रास बिहारी बोस ने, इनके माध्यम से और जापान सरकार की मदद से भारतीयों को मिलाकर के, जो साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय थे, वो भारतीय दो प्रकार के थे। एक तो वहां रहने वाले फ्री सिविलियंस थे, दूसरे ब्रिटिश इंडिया के वे सैनिक जो वहां पर युद्ध लड़ने गए, उनको जापान ने बंदी बना लिया, क्योंकि जापान ने कब्जा कर लिया था मलय पेनिनसुला, माने आज का मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा में। तो वहां से जितने भारतीय सैनिकों को पकड़ा जापान ने, उन सारे सैनिकों से प्लस साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय, उन दोनों को मिलाकर के इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो रास बिहारी बोस द्वारा अगस्त 1942 में बनाई गई थी, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, जापान ने इसमें बड़ी मदद की थी। जापान ने ही वो भारतीय सैनिकों को अपने कब्जे में लिया था, और बाद में उनको छोड़ दिया और उनको रास बिहारी बोस को दे दिया। इसके अलावा जापान ने पैसा भी दिया, हथियार भी दिए, मदद भी किया। ठीक है, इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड बाय रास बिहारी बोस बाय इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स। प्रिजनर ऑफ वॉर किसे कहते हैं? हमारी सेना कहीं किसी जगह पर लड़ाई लड़ने जाए और उस जगह पर शत्रु देश उस पर विजय प्राप्त कर ले और हमारे सैनिकों को गिरफ्तार कर ले, जेल में डाल दे, तो उनको कहा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो ऐसे भारतीय ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे, वो लड़ने के लिए बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया गए हुए थे अंग्रेजों की तरफ से, जापान से लड़ने के लिए, लेकिन जापान ने उनको हरा दिया और उन सारे सैनिकों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उनको कहा गया प्रिजनर ऑफ वॉर। तो इन प्रिजनर ऑफ वॉर को बाद में जापान ने रास बिहारी बोस को दे दिया, ठीक, कि इससे अपनी एक सेना बना लो। तो 5000 के आसपास की एक सेना रास बिहारी बोस ने बना ली, जिसकी संख्या 5000 थी। ठीक है, और ये मलेशिया और सिंगापुर में ये सारा काम चल रहा था। लेकिन बहुत जल्द ही जो जापान की मिलिट्री है और रास बिहारी बोस है, उसके बीच में तो कुछ वाद विवाद पैदा हो गया, और अल्टीमेटली रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1942 को ये इंडियन नेशनल आर्मी को समाप्त कर दिया, डिसबैंड कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, और इसी दौरान जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो भारत और इंडोनेशिया से होते हुए सिंगापुर पहुंचे, और जब वहां पर वो पहुंचे तो उसके पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद देश की स्थापना कर ली थी सिंगापुर में। आजाद हिंद, उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद होगा, और उसकी प्रोविजनल पहले से ही उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने एक आजाद हिंद नामक देश की गठन कर लिया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने अपने 5000 सैनिक किसको दे दिए? सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों को अपने आजाद हिंद नामक देश की सेना घोषित कर दी, और तभी से उसका नाम पड़ा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद एक देश का नाम था और उसकी सेना फौज हो गई, तो आजाद हिंद फौज उसका नाम पड़ा। अर्थात पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी बनने के बाद वो खत्म हो गई, फिर उसको रिवाइव करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रहते हुए किया। अब यहां से सुभाष चंद्र बोस ने, जापान ने सिंगापुर को जीत लिया था, बर्मा को जीत लिया था, तो वहां से और बहुत सारे जो ब्रिटिश इंडिया के सैनिक थे, उन सैनिकों को जापान ने पकड़ करके रखा था, उनको सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपील की साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय लोगों से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे प्रेरित होकर के साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले बहुत सारे भारतीय लोगों ने इस आंदोलन में अपना साथ दिया, और वो आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनी, और धीरे धीरे करके इसमें लगभग 50,000 सैनिक आजाद हिंद फौज में स्थापित हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे एक सुव्यवस्थित सेना का रूप दिया, और इसमें जापान का पूरा सहयोग मिल रहा था। जापान पैसा भी दे रहा था, जापान हथियार भी दे रहा था, जापान हमारी मदद भी कर रहा था। तो 50,000 लोगों को की एक सेना आजाद हिंद फौज कहलाती थी, उसको कई रेजिमेंट में या कई ब्रिगेड में सुभाष चंद्र बोस ने बांट दिया, और उनके अलग अलग नाम दिए। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, अपने नाम से दिया सुभाष ब्रिगेड, और एक महिलाओं की भी टुकड़ी थी, और उन महिलाओं की टुकड़ी का नाम दिया गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो ऐसे कई नाम उन ब्रिगेड्स के दिए गए। ठीक है, आजाद हिंद फौज ड्रू एक्स प्रिजनर्स एंड इंडियन वॉलंटियर्स फ्रॉम इंडियन एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन इन मलाया एंड बर्मा।
सिंगापुर, बर्मा और मलेशिया में रहने वाले भारतीय, जिनको जो युद्धबंदी थे और जो वहां पर रहने वाले लोग थे, उनसे मिलाकर के आजाद हिंद फौज की गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिसकी रफली जनसंख्या कहीं पर 43,000 मिलती है, कहीं 45,000 मिलती है, लेकिन हम सबका एवरेज निकाल लें तो 50,000 के आसपास आजाद हिंद फौज में सैनिकों की संख्या थी। आजाद हिंद फौज फॉट अलोंग विद इंपीरियल जापान जापानीज आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इन बर्मा, इंफाल एंड कोहिमा। अब आजाद हिंद फौज की मदद जापान क्यों कर रहा था? क्योंकि आजाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने वादा किया था जापान से कि तुम्हारा भी शत्रु ब्रिटेन है, हमारा भी शत्रु ब्रिटेन है, इसलिए हम जापान की ओर से लड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए जापान जो है वो पैसा भी दे रहा था, आर्थिक मदद कर रहा था, हथियार, साजो सामान सब कुछ दे रहा था, ठीक है। और आजाद हिंद फौज ने जापान की ओर से ब्रिटेन के खिलाफ बर्मा में लड़ाई लड़ी, इंफाल में लड़ाई लड़ी और कोहिमा में, इंफाल यानी आज का जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इंफाल, तो यहाँ पर भी आजाद हिंद फौज ने जापान की ओर से लड़ाई लड़ी और इनको जीत भी लिया था, ठीक है। आगे की कहानी और समझेंगे। एक्टिव, ये जो आजाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसकी के रूप में जिसकी उत्पत्ति हुई, ये अगस्त 1942 से सितंबर 1945 तक काम करती रही। कंट्री, कौन से देश की सेना थी? ना तो ये भारत की सेना थी, ना ये जापान की सेना थी, ना सिंगापुर की सेना थी, ठीक है। सिंगापुर में ही एक छोटा सा इलाका जहां पर ये रहते थे सुभाष चंद्र बोस, और बाद में सिंगापुर को जीत लिया था जापान ने और सिंगापुर दे दिया था जो है इनको सुभाष चंद्र बोस। वहीं पर उन्होंने उस इलाके पर अपना एक स्वतंत्र देश बसाया और उसका नाम दिया आजाद हिंद। तो आजाद हिंद फौज आजाद हिंद नामक देश की सेना थी। रोल, इनका काम क्या था? ये गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो लोग थे वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर चुके हुए लोग थे, तो उनको लड़ने वड़ने का तो ऑलरेडी अनुभव था। तो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे और इन्फेंट्री, मानिए इनके पास पैदल सेना बस थी, ठीक है, तो वो सब नहीं थे। मोटो, आजाद हिंद फौज का मोटो क्या था? इत्तेहाद, इत्माद और कुर्बानी, उर्दू में है, जिसका मतलब होता है यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। इत्तेहाद माने एकता, इत्माद माने फेथ, विश्वास, और कुर्बानी यानी त्याग, सैक्रिफाइस। मार्च, जब इनकी सेना कदम से कदम मिलाकर के मार्च करती थी, आगे बढ़ती थी, तो कौन सा नारा लगाया जाता था, कौन सा गीत गाया जाता था? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, ठीक है। और इस गीत को लिखने वाले थे बंसीधर शुक्ला ने इस गीत को लिखा था, उसको कंपोज, म्यूजिकल रूप में उसको कंपोज करने का काम किया था राम सिंह ठाकुरी, ठाकुर नहीं ठाकुरी, ठीक है। और स्टिल आज भी, बीच में अंग्रेजों ने इसको देशद्रोही मान करके इस गीत को बंद कर दिया था, लेकिन आजाद होने के बाद भारत ने इसको फिर से अपनाया और आज भी ये भारतीय सेना में क्विक मार्च, जब तेज जल्दी जल्दी मार्च करते हैं तो उसके लिए इस गाने का प्रयोग किया जाता है। बैटल फॉट, आजाद हिंद फौज ने कौन कौन से युद्ध लड़े? पहला युद्ध उन्होंने लड़ा बैटल ऑफ न्याक यादुक, न्याक यादुक, बर्मा में एक लड़ाई हुई थी, वहां पर जगह है अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा है बैटल ऑफ इंफाल, जो कि हमारे नागालैंड में मणिपुर में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ पोकोकू, बैटल ऑफ पोकोकू मणिपुर में लड़ी गई थी। और बैटल ऑफ सेंट्रल बर्मा, ये भी बर्मा में लड़ी गई थी, ठीक है। तो 4 बड़े युद्ध में आजाद हिंद फौज ने जापान की ओर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कमांडर इन चीफ, इस पूरे आजाद हिंद फौज का पहला कमांडर इन चीफ था मोहन सिंह 1942 में। बाद में 1943 से 1945 तक सुभाष चंद्र बोस के कमांडर इन चीफ रहे। चीफ ऑफ द स्टाफ, पूरे स्टाफ में कहां से पैसा आ रहा है, कहां से साजो सामान आ रहा है, ये सब देख रेख के लिए चीफ ऑफ स्टाफ थे जगन्नाथ राव भोसले, ठीक। नोटेबल कमांडर्स, इसके जो महत्वपूर्ण कमांडर थे उनके कुछ नाम देख लेते हैं। मोहम्मद जमान कियानी, बड़े महत्वपूर्ण कमांडर। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, लक्ष्मी सहगल इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके कमांडर थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे देखेंगे, फिर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे, फिर उनकी आजाद हिंद नामक देश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग डिटेल से इनको समझेंगे। धन्यवाद।